अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस 2.0 चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और तफ्तीशी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर चौधरी सजावल घुमन की डायरी से इंतखाब की गई है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। यह तफ्तीशी कहानी जिस दौर की है, उस वक्त तक मोबाइल फ़ोन नहीं आया था और ना ही नौजवान आज की तरह मोबाइल हाथ में लिए घूमते थे, बल्कि ज़्यादातर सेहतमंद तफरीह करते थे, सेहतमंद खेलें खेलते थे, मसलन कुश्ती, कबड्डी, गतका, गुल्ली डंडा वगैरह। इसलिए जवान सही मानों में जवान होते थे। एक सुबह गांव सिकंदराबाद से दो बंदे ये इतला देने थाने में आए कि सिकंदराबाद के खड नालों वाले इलाके में एक जवान की लाश पड़ी है। मैंने उनसे जो बातें पूछनी थी वो पूछी और ज़रूरी तैयारी के बाद मैंने एक कांस्टेबल और दो सिपाहियों को साथ लिया और जाए वकुआ यानी जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंच गया। ये इलाका खड नालों वाला था। कुदरती झाड़ियां भी ज्यादा थी, टाहली और सफेदे के दरख्त भी थे। लाश एक घबरू जवान की थी, जिस्म कसरती था। लाश को देखकर ही मेरे तजर्बे ने मुझे ये बता दिया कि मकतूल को गला घोंट कर हलाक किया गया है। जरा बारीक बीनी से जायजा लेने पर यह उकदा खुला कि मकतूल को किसी कपड़े का फंदा लगाकर हलाक किया गया है। ये जगह ऐसी थी कि वहां कोई नहीं जाता था सिवाय उनके जिन्हें छुपकर मिलना होता था, या कभी कभी कोई रफ़ा हाजत के लिए चला जाता था। आम रास्ता जरा हटकर था। जो बंदे थाने में आए थे उनमें से एक को रफ़ा हाजत की ज़रूरत उस तरफ ले गई थी। छुपकर मिलने वाली वजह मेरे अपने जहन की इख्तरा थी। इस दौरान चारपाई आ गई थी और साथ ही कुछ मर्द भी आ गए थे जिन्होंने मकतूल को पहचान लिया था। लाश को चारपाई पर डाल दिया गया। उसका नाम अख्तर था। वो मिस्त्री कमर जमान का बेटा था। कमर जमान किसी फैक्ट्री में मिस्त्री नहीं था, बल्कि वो मकान बनाता था, यानी दूसरे लफ्जों में राज था। अचानक मुझे रोने धोने की आवाजें आनी शुरू हुई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई। मुझे बताया गया कि ये मकतूल की माँ और बहनें हैं। साथ गांव की कुछ औरतें भी थी। जिस माँ का जवान बेटा बेबसी की मौत मारा जाए, उस माँ का क्या हाल होता है, ये कोई हम पुलिस वालों से पूछे। बहरहाल पुलिस वालों को दिल पत्थर करने पड़ते हैं, वरना काम करना मुश्किल हो जाए। माँ ने जो ही बेटे की लाश देखी उसे गश आ गया। औरतें उसे संभालने लगीं। मैंने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश सिपाही शराफत अली की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। गांव का नंबरदार भी पहुंच गया। उसका नाम खुदा बख्श था और बख्शू नंबरदार के नाम से मशहूर था। खुदा बख्श म्याने कद का एक खूबरू बंदा था। वो मुझे और बाकी अमले को अपने डेरे पर ले गया। ये डेरा उसकी हवेली के साथ ही था और उसमें 2 कमरे थे। सहन भी वसी व अरीज था। मुझे ये भी पता चला कि गांव के लोग ये डेरा गमी खुशी पर भी इस्तेमाल करते हैं। नंबरदार की उम्र 40 साल के करीब करीब थी। सर के बाल सारे काले थे। वो चाको चौबंद था और अपनी फितरत के मुताबिक मेरे आगे बिछा जा रहा था। वो सर्दियों के दिन थे। डेरे के दोनों कमरों की दीवारें पत्थरों से बनाई गई थी। छतें कच्ची थीं और उन पर गालिबन चंद दिन पहले मिट्टी की लपाई की गई थी। कमरों के आगे बरामदा था। कांस्टेबल और सिपाही को मैंने बरामदे में बैठने के लिए कहा और खुद कमरे में आकर बैठ गया। नंबरदार ने वहां चाय पानी का बंदोबस्त कर दिया। चाय पानी से फारिग होने के बाद मैंने नंबरदार को मुखातिब करते हुए कहा, खुदा बख्श, मैं सीधी बात करूंगा और सीधा जवाब ही देना। उसने चापलूसी से कहा, जनाब मैं तो आपका खादिम हूं। मैंने कहा, तुम ये बताओ कि मकतूल कैसा बंदा था। उसने कहा, जी बड़ा बीबा बंदा था। हर किसी के साथ हंसकर और अदब से बात करता था। मैं तो हैरान हूं कि ऐसे जवान को किसने कत्ल किया है। मैंने कहा, वो तो खैर पता चल ही जाएगा, तुम ये बताओ कि ये करता क्या था। मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। नंबरदार ने कहा, यह शहर में घी बनाने वाली एक मिल में काम करता था। इसके अलावा कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था। मैंने कहा, अच्छा वो कबड्डी भी खेलता था। कहने लगा, जी हाँ, गांव की टीम का कप्तान था। मैंने पूछा, बाकी कौन कौन से खिलाड़ी हैं। उसने खिलाड़ियों के नाम और पते बताए थे जिन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। मैंने कहा, तुम इस गांव के नंबरदार हो और तुम मुझे कोरी तख्ती दिखा रहे हो। लगता है तुम हाथी के कान में सोए रहते हो। मैंने उसे ताव दिलाते हुए कहा। उसने कहा, जो बात आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अख्तर की मंगनी हो चुकी थी और 1 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। मैंने कहा, देखो खुदा बख्श, ये कोई हतमी बात नहीं है कि जिस जवान की मंगनी हो चुकी है वो मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने दलील दी, हो सकता है कोई लड़की उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई हो। वो कहने लगा, थानेदार साहब, ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि किसी लड़की का चक्कर कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। फिर ये गांव है, आप सियाने बंदे हैं,
गांव देहातों में ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। मैंने कहा, बात तो तुम्हारी माकूल है, लेकिन मकतूल की मैंने लाश देखी है, तुमने तो उसे जिंदगी में भी देखा हुआ है। मेरे ख्याल में मकतूल एक खूबसूरत जवान था और उसमें किसी लड़की को दीवाना करने की सारी खसूसियात मौजूद थीं। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल मैं खोज लगाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि उसकी बात अभी तक फैली ना हो। मैंने नंबरदार से कहा, अपनी आंखें और कान खोल कर रखो और जो ही कोई बात मालूम हो सीधा मेरे पास आ जाना। नंबरदार ने सीने पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आज इस काम पर जुट जाता हूं। मैंने कहा, एक बात और, मकतूल का करीबी दोस्त कौन है? उसने बताया कि सरफराज सादिक माची का बेटा मकतूल का करीबी दोस्त है। मैंने कहा, तुमने जिन जवानों के नाम मुझे बताए हैं उनमें सरफराज का नाम नहीं है, क्या वो कबड्डी नहीं खेलता? मैंने एक खास मकसद के तहत पूछा। उसने कहा, नहीं जी, सरफराज घी मिल में काम करता है। मेरा मतलब है उसी मिल में जिसमें मकतूल काम करता था। चंद लम्हे सोचने के बाद नंबरदार बोला, हो सकता है वो बाहर आ गया हो, क्योंकि मैंने एक बंदा 1.5 घंटा पहले शहर में भेज दिया था। वो अपनी कार में गया था। जिन 2 बंदों ने सुबह सवेरे लाश देखी थी वो मजदूर थे और शहर में काम की तलाश में जा रहे थे। लाश देखकर वो सीधे मेरे पास थाने में आ गए थे। उस दौर में लोग ऐसी बातों की इतला देना अपना फर्ज समझते थे। नंबरदार को तो उस वक्त पता चला था जब हम गांव में आए थे। देखो, अगर वो बाहर आ गया है तो उसे लेकर आओ। 2-3 मिनट बाद ही वो एक सांवले रंग के जवान को लेकर आ गया। नंबरदार ने कहा, जनाब ये सरफराज है, तुम जरा बाहर बैठो। मैंने जवान को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे। मैंने कहा, बैठो सरफराज। मैंने उसे अपने करीब चारपाई पर बिठा लिया और उसकी पीठ थपकते हुए दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है जवान। उसने कहा, थानेदार साहब ये क्या हो गया? वो सिसक पड़ा। अख्तर तो बड़ा अच्छा बंदा था, हंसमुख, दुख दर्द में शरीक होने वाला, यारों का यार। मैंने कहा, हिम्मत से काम लो जवान, तुमने मुझे कातिल तक पहुंचाना है। उसने कहा, क्या मतलब? मैं तो जानता तक नहीं कि कातिल कौन है, वरना अब तक। अचानक वो इस तरह खामोश हो गया जैसे उसके मुंह से कोई गलत बात निकलने लगी हो। मैंने उससे कहा, देखो जज्बाती होने से काम नहीं चलता, तुम होशो हवास कायम रखकर मेरे सवालों के जवाब दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कातिल को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि दुनिया देखेगी। वो खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ गया था कि वो हकीकी मानों में मकतूल का सच्चा दोस्त था और उसे मकतूल से बड़ा लगाव था। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारा दोस्त एक खूबसूरत जवान था, ऐसे जवानों पर लड़कियां फरिश्ता हो जाती हैं। क्या तुम्हारे इल्म में कोई ऐसी बात है? हो सकता है कि ऐसी किसी लड़की के किसी और आशिक ने या किसी रिश्तेदार ने अख्तर को कत्ल किया हो। सरफराज ने कहा, थानेदार साहब, अख्तर ने कभी जिक्र नहीं किया, उसकी सुई तो सिर्फ अपनी मंगेतर पर अटकी हुई थी। मैंने दूसरे जाविये से बात की, चलो हम 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि किसी लड़की की वजह से अख्तर कत्ल नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ अख्तर के साथ हुआ है वो किसी दोस्त का काम तो नहीं हो सकता। क्या किसी के साथ अख्तर की दुश्मनी थी या कभी किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ हो? उसने कहा, थानेदार साहब, अनारगुल के साथ चंद दिन पहले अख्तर का झगड़ा हुआ था। मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, अच्छा ये कौन जात शरीफ है अनारगुल, और रहता कहाँ है? सरफराज ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और बोला, उसकी रिहाइश के मुतलिक तो मुझे कुछ पता नहीं, अलबत्ता अख्तर ने मुझे बताया था कि अनारगुल मजदूरी करता है, साथ साथ वो परिंदे भी पकड़कर फरोख्त करता है, और इसी सिलसिले में उस जगह जहां से अख्तर की लाश मिली है दोनों का झगड़ा हुआ था। मैंने कहा, देखो सरफराज, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, जरा खुलकर बात करो। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो कहने लगा, जहां से अख्तर की लाश मिली है वो इलाका तो आपने देख ही लिया है। उस इलाके में अख्तर जाता रहता था, उसे फितरत से लगाव था, वीराने पसंद थे। एक दिन वहां उसकी मुलाकात अनारगुल से हो गई। अनारगुल वहां गलत तरीके से परिंदे पकड़ रहा था। उसने दानों के साथ बेहोशी की दवाई लगाई हुई थी, यानी वो बेहोश करके परिंदों को पकड़ रहा था और मर्जी के परिंदे पकड़ पकड़ कर थैलों में डाल रहा था और बाकी परिंदों को कुत्ते बिल्लियों के रहमो करम पर छोड़ रहा था। बकौल अख्तर के उसने अनारगुल से सिर्फ इतना कहा था कि यह तरीका जालिमाना है। इस पर अनारगुल गर्म हो गया था कि वो इन परिंदों का मामा लगता है। अख्तर ने उसकी ठीक ठाक मुरम्मत कर दी और अनारगुल ने उसे जाते जाते धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, पठान का बच्चा हूं। ओह, तो ये बड़ी अहम बात है। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम्हारे इल्म में अगर कोई और बात है तो वो भी बता दो। सरफराज ने कहा, और तो कोई बात मेरे इल्म में नहीं है थानेदार साहब, और जो बात मैंने आपको बताई है अख्तर ने ये बात भी सिर्फ मुझे बताई थी। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने उसे रुखसत कर दिया। थाने में वापस आकर मैंने जरूरी काम निपटाए और हेड कांस्टेबल तोकीर को अपने दफ्तर में बुला लिया।
میں نے کہا توقیر شہر میں کتنی برڈ شاپس ہیں؟ اس نے کہا سر 3 دکانیں ہیں جن میں خان برڈ شاپ سب سے بڑی ہے، باقی 2 دکانیں سجاد برڈ ہاؤس اور نایاب اینیمل شاپ ذرا چھوٹی ہیں، ان دکانوں میں پرندوں کے علاوہ خرگوش بھی فروخت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم سادہ کپڑوں میں جاؤ اور ان دکانوں سے یہ پتہ کرو کہ انار گل نام کا پٹھان ان کی دکانوں میں پرندے فروخت کرتا ہے یا نہیں۔ وہ مجھے سیلوٹ کر کے جانے لگا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اس نے کہا بالکل فکر نہ کریں سر، ویسے بھی مجھے یہاں پولیس اہلکار کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا۔ شام کو پولیس ہیڈ کانسٹیبل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا سر سجاد برڈ ہاؤس اور نایاب اینیمل شاپ کے مالکوں نے کہا ہے کہ تقریباً 2 ماہ پہلے تک انار گل نامی پٹھان انہیں مختلف پرندے فروخت کرتا رہا ہے، لیکن وہ گرم مزاج تھا، بات بات پر غصے میں آ جاتا تھا، اس لیے ان دکانداروں نے اس کا حساب چکتا کر کے آئندہ کے لیے اس سے پرندے لینے سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے پوچھا اور خان برڈ شاپ والے کے کیا تاثرات ہیں؟ اس نے کہا سر مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ خان برڈ شاپ کے مالک نے کہا ہے کہ میں کسی انار گل نامی بندے کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے واقعی ایسی بات ہو۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت سوال کیا۔ اس نے کہا سر میں نے اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ میں پولیس کا بندہ ہوں، اس کے باوجود اس کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ انار گل کو اچھی طرح جانتا ہے اور کسی خاص وجہ کے تحت انکاری ہے۔ میں نے کہا بہت خوب توقیر، میں نے اس کو شاباش دیتے ہوئے کہا اب میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ میں نے توقیر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ ASI کو میرے پاس بھیج دے۔ کچھ ہی دیر بعد ASI شکیل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سارے حالات اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تمہارے خیال میں خان برڈ شاپ کے مالک عجب گل کو کس طرح گھیرنا چاہیے؟ لگتا ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، تبھی تو وہ اتنا محتاط ہے۔ اس نے کہا یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل صبح تک انشاءاللہ وہ تھانے میں ہوگا، پھر ہم تفتیش کی چکی میں ڈال کر اس کے سارے کسبل نکال دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی تو پھر ہم آئندہ کا لاہے عمل طے کر لیں گے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ مقتول کے کردار کے متعلق جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی وہ تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اپنی منگیتر کے علاوہ اس کی دلچسپی یا محبت کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں تھی۔ فی الحال ایک مشتبہ سامنے آیا تھا، انار گل۔ اب وہ ہمارے ہتھے چڑھتا تو پتہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل ہی چکا تھا کہ انار گل غصے کا تیز ہے۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کرنے والے نے ڈاکٹر نے پیغام بھجوایا کہ چند ناگزیر وجوہات کے بنا پر پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ 2 دن بعد ملے گی۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں فکر مند ہو جاتا، البتہ اس دوران میں کچھ اور کام نمٹا سکتا تھا۔ 10 بجے کے قریب مجھے اطلاع دی گئی کہ سکندر آباد کا چودھری بشارت آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ چودھری بشارت سے میں ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا۔ میں نے اسے بلا لیا۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے بغور اس کو دیکھا۔ اس نے موسم کے لحاظ سے اعلیٰ کوالٹی کے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، گرم کپڑے کی ہی نفیس واسکٹ پہنی ہوئی تھی، شملے کا کلا بھی کسی تیر کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے کہنے پر میرے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا چودھری صاحب کہیے آج ادھر کی راہ کیسے بھول پڑے؟ وہ میں نے خیز لہجے میں بولا بس جی تھانے میں حاضری تو دینی ہی پڑتی ہے کبھی کبھی۔ یہ تو میں جان گیا تھا کہ چودھری کسی کام سے ہی آیا ہے، لیکن میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ ایک معتدل مزاج کا بندہ تھا، روایتی چودھری نہیں تھا، لیکن اپنا شملہ اونچا رکھنے والا بندہ تھا۔ چودھری نے بات شروع کی اور کہا تھانے دار صاحب میں گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ میری ملاقات آپ سے پہلے ہو جاتی۔ اب آیا ہوں تو پتہ چلا ہے مجھے کہ اختر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا کچھ سن گن یا سراغ ملا؟ اس نے اپنی ٹھوڑی پر کھجلی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے کہا آپ گاؤں کے چودھری ہیں، میں نے سنا ہے کہ اختر کسی لڑکی کی وجہ سے قتل ہوا ہے، کیا آپ کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا یہ آپ کیا کہنے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ اختر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس کی تو منگنی ہو چکی ہے اور وہ اپنی منگیتر کے سوا کسی لڑکی کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ ویسے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیا چودھری صاحب؟ اس نے پوچھا وہ کون بدبخت ہے جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے؟ میں نے کہا چھوڑیں جی چودھری صاحب، وقت آنے پر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس کا نام آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بات نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گئی تھی، ورنہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی۔ یہ تو ڈرامہ میں نے چودھری کے خیالات جاننے کے لیے کیا تھا۔ چودھری نے بہت سی باتیں کی تھی لیکن میں بات کو مختصراً کروں گا۔ چودھری مجھے یہ کہنے آیا تھا کہ اختر اس گاؤں کی عزت ہے
اس نے کئی مقابلوں میں اس گاؤں کی فتح کا پرچم بلند کیا تھا۔ اس کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہونا چاہیے اور وہ اس سلسلے میں ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے بڑے سلیقے سے یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فی الحال اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو ہی اسے اس کے قتل کے سلسلے میں کوئی بات معلوم ہو مجھے بتائے۔ میں کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اختر کی منگیتر ریشما سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن سپہر کو میں ریشما کے گھر سفید کپڑوں میں پہنچ گیا، لیکن وہاں مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ ریشما سخت بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ جو ہی اسے اختر کے قتل کے متعلق پتہ چلا تھا، اسے غش آ گیا تھا اور وہ ابھی تک ہسپتال میں ہے۔ اس کی حالت سنبھلی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی بہت دکھی تھے، اس لیے میں نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس آ گیا۔ ریشما کی ایک ہی بہن ساجدہ تھی جو اس وقت ہسپتال میں ریشما کے پاس تھی۔ فی الحال وہاں جا کر سوال و جواب دوسرے لفظوں میں تفتیش کرنا مناسب نہیں تھا۔ سیانے کہتے ہیں رزق لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابھی مجھے ریشما کے گھر سے آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ASI شکیل آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی شکیل، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے تعصب بھرے لہجے میں کہا بس سر، ایک ایسی بات ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس نے جو بات بتائی اسے میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے عجب گل کے گرد جال پھیلانے کے لیے عبد القادر کو استعمال کیا تھا۔ اس نے کرنا یہ تھا کہ گاہک بن کر عجب گل کی دکان پر جانا تھا اور پرندوں کے بھاؤ تاؤ کرنے تھے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا تھا۔ بازار کے ایک ہوٹل میں جو دکان کے بالکل قریب تھا، وہاں ایک کانسٹیبل اور سپاہی سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کوئی لڑائی جھگڑا بڑھتا تو انہوں نے دکان میں داخل ہو کر کپڑوں کے نیچے سے اپنی پیٹی دکھانی تھی اور دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آنا تھا۔ لیکن عجب گل نے ذرا تیزی دکھائی تھی اور دکان میں پڑا ہوا ڈنڈا مخبر عبد القادر کے سر پر دے مارا تھا، جس سے اس کے سر سے خون بہہ نکلا تھا۔ سپاہی اور کانسٹیبل نے دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہا شکیل، ایسے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے، تمہیں کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے تھا۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، اب پریشان ہونے یا کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ عبد القادر کی چوٹ سیریس تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی، کانسٹیبل اور سپاہی انہیں لے کر ہسپتال گئے ہیں، کیونکہ عجب گل یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کی پٹی کروائیں، پھر اگر اس نے کہا تو تھانے چلا جاؤں گا، کیونکہ جب تک مدعی نہ کہے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور اگر مدعی نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں تو؟ وہ کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے سر، مدعی بھی ہمارا ہے اور اسے سارا اسکرپٹ بھی یاد ہوگا۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد عجب گل اور عبد القادر کو میرے کمرے میں لایا گیا۔ عبد القادر نے آتے ہی دہائی دینی شروع کر دی، کہنے لگا تھانے دار صاحب، خان صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ دیکھیں میرا سر پھاڑ دیا ہے، پورے 6 ٹانکے لگے ہیں، خدا را انصاف کیجیے۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا زخم زیادہ سیریس نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پولیس والے ایسے نہیں کرتے، وہ جس کو چاہتے ہیں تھانے میں لے آتے ہیں، لیکن وہ دور اور تھا، ہم ہر کام بڑے طریقے سلیقے سے کرتے تھے۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ اس زمانے میں جرائم کی اتنی بھرمار نہیں تھی، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال پنچھی جال میں آ چکا تھا۔ میں نے عبد القادر سے کہا بیٹھ جاؤ۔ عجب گل نے بھی بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دھکا مارتے ہوئے کہا کھڑے رہو، تم نے اس مسکین بندے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ بھیگی بلی بن گیا اور بولا بس جی غلطی ہو گئی، میں اسے کچھ رقم دیتا ہوں، آپ ہمارا راضی نامہ کروا دیں۔ وہ بھیگی بلی بن گیا تھا، جو میرے خیال میں اس جیسے بندے کی فطرت کے خلاف تھا۔ میں نے اس کے لہجے اور تاثرات سے یہ تاڑ لیا تھا کہ یہ بندہ جلد از جلد تھانے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جو اسے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے عجب گل سے نظر بچا کر عبد القادر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا کیوں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ عبد القادر نے کہا تھانے دار صاحب، آپ خان صاحب کو 2 دن حوالات میں بند رکھیں تاکہ آئندہ یہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ عجب گل نے کہا او بھائی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اب جانے بھی دو۔ عبد القادر نے سر پکڑتے ہوئے کہا تھانے دار صاحب، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے اور مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں ذرا باہر بیٹھتا ہوں، میرا خون بھی تو بہت نکلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عجب گل بولا میں اسے 500 روپے دے دوں گا، بس آپ مہربانی کریں۔ میں نے کہا دیکھو عجب گل، تمہارے متعلق ایک شکایت اور بھی آئی ہے، میں تو تمہیں بلانا ہی لگا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے متعلق انار گل نامی بندے نے شکایت درج کروائی ہے
کہ तुम उसके पैसे दबाकर बैठे हुए हो। मैंने गेम का पहला पत्ता शो करते हुए कहा। उसने अटकते हुए कहा, मैं किसी अनारगुल नामी बंदे को नहीं जानता। मैंने जारहाना लहजे में कहा, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं। वो बोला, नहीं जी, मैंने कब ये कहा है। मैंने कहा, फिर तुम इकरार कर लो कि अनारगुल नामी बंदे को जानते हो। वो परिंदे पकड़कर बेचता है, तुमने उसके 1000 रुपये देने हैं। ऐसे सवाल करके मैं उसे तोड़ना चाहता था, तशद्दुद नहीं करवाना चाहता था। मुझे यकीन हो गया था कि वह अनारगुल को अच्छी तरह जानता है और उसकी रिहाइश गाह से भी वाकिफ है। वो मेरे फैलाए जाल में फंस चुका था और मेरे सवालात से बौखला गया था और किसी वक्त कोई हिमाकत की बात कर सकता था। वो बोला तो तस्दीक भी हो गई। उसने मुझसे पूछा, अनारगुल नामी बंदा कब आपके पास आया था? मैंने कहा, वो कल थाने में आया था और ये शिकायत दर्ज करवा के गया है कि तुम एक तो उसके पैसे दबाकर बैठे हुए हो, दूसरे जब भी वो तुमसे पैसे मांगने जाता है तुम उसकी बेइज्जती कर देते हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, वो तो। अचानक वो खामोश हो गया और इस तरह सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मैंने लोहा गर्म देकर चोट की और कहा, हाँ बता दो कि अनारगुल इस वक्त किधर है, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर भी ये बात मालूम कर लूंगा। वो एकदम खौफजदा हो गया। उसने पूछा, क्या अनारगुल ने कोई जुर्म कर दिया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसने एक बंदे को कत्ल किया है। अजब गुल ने तड़प कर कहा, यह नहीं हो सकता। मेरे लिए अब असल बात बताने के सिवा कोई चारा नहीं है। दरअसल अनारगुल मेरा भांजा है। खानदानी दुश्मनी की वजह से वो मेरे पास आ गया है। ये 1 साल पहले की बात है। वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया है। मैं ये नहीं मान सकता कि उसने कत्ल किया होगा। यहाँ उसको मेरे भांजे की हैसियत से कोई नहीं जानता। मैंने सख्त अंदाज में कहा, तुम मुझे उसका पता बता दो और साथ ही ये भी बता दो कि तुमने ये क्यों कहा था कि तुम अनारगुल को नहीं जानते। वो बोला, दरअसल उसने मुझे बताया था कि उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया था। वो आदमी कत्ल हो चुका है। मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उसे देख लूंगा। हो सकता है झगड़े और मेरी धमकी के मुतालिक पुलिस को पता चल चुका हो, इसलिए वो मुझे जरूर परेशान करेगी। मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो रावलपिंडी मेरे दोस्त के पास चला जाए। इस वक्त वो रावलपिंडी में है। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, देखो अजब गुल, बेहतर यही है कि तुम अनारगुल को थाने में पेश कर दो। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर वो बेगुनाह हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने कहा, अच्छा थानेदार साहब, मैं उसे बुला लेता हूं, लेकिन अब्दुल कादिर वाला मामला। मैंने कहा, तुम उसे 500 रुपए दे दो ताकि वो कुछ खा पी ले और खून की कमी पूरी कर ले। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि अगर तुमने मेरे साथ 2 नंबरी की तो मैं तुम्हें आनते जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा। अगर अनारगुल ने जुर्म किया है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने बगैर तशद्दुद के अपना मतलब निकाल लिया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि अजब गुल अनारगुल को जरूर लेकर आएगा, और हुआ भी ऐसे ही। अगले दिन अनारगुल मेरे सामने था। बड़ा खूबसूरत जवान था। मैंने अजब गुल को यह कहकर रुखसत कर दिया कि मैं देखता हूं कि अनारगुल कितने पानी में है। मैंने सिपाही फैज़ मोहम्मद को बुला लिया। फैज़ मोहम्मद के मुतालिक इतना बता दूं कि वो एक लंबा तड़ंगा बंदा था। कम से कम 6.5 फीट तो कद जरूर होगा और हाथ पांव बड़े बड़े थे। उसको देखकर कमजोर बंदे का वैसे ही पित्ता पानी हो जाता था। मैंने उसे एक मखसूस इशारा कर दिया। वो अनारगुल के पीछे खड़ा हो गया। मैंने कहा, देखो अनारगुल, मुझे चक्कर देने की कोशिश न करना। मैंने तुम्हें पक्की शहादत पर बुलाया है। मैंने उसके पांव के नीचे से जमीन निकालने के लिए झूठ का तड़का लगाते हुए कहा। वो बोला, जनाब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अख्तर को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हें एक बंदे ने उस सुबह उन खड नालों वाली जगह से आते देखा था जहां से लाश मिली है। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? मैं किस सुबह की बात कर रहा हूं? वो कहने लगा, जी हाँ, जिस सुबह लाश मिली थी आप उस सुबह का जिक्र कर रहे हैं, और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं उस सुबह खड नालों वाली जगह पर गया था। मैंने उससे घूरते हुए पूछा, क्या मतलब? ये तो हवा में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर लग गया था। मेरे पास ऐसी कोई शहादत नहीं थी। अनारगुल ने बताया कि मैं शिकार की तलाश में उधर जाता रहता हूं। मैंने कहा, इतनी सुबह और इस सर्दी में? क्या तुम ये समझते हो कि मैं इस थाने में घास काटने के लिए बैठा हुआ हूं? इसके साथ इस सिपाही ने उसे अपना बेलचे जैसा हाथ दिखाते हुए कहा, ये हाथ देखा है? एक ही पड़ेगा तो तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। वो रो देने वाले अंदाज में बोला, मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने अख्तर को कत्ल नहीं किया? मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम इतनी सुबह शिकार की तलाश में उन खड नालों वाली जगह पर गए थे। वो कहने लगा, थानेदार साहब, मेरे आगे कुआं है और पीछे खाई, मैं क्या करूं? उसने जाल में फंसे परिंदे की तरह फड़फड़ाते हुए कहा। मैंने कहा, करना क्या है भाई, अपने जुर्म का इकरार कर लो।
ورنہ अभी सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर मेरे हाथ से बाजी निकल गई तो फिर तुम जानो और ये सिपाही। उसने कहा, जनाब आप इस सिपाही को बाहर भेजें, मैं सारी बात आपको बता देता हूँ। मेरा नफसियाती हरबा कामयाब हो गया था। मैंने सिपाही को बाहर भेज दिया और अनारगुल को कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ और सारी बात बताओ, लेकिन बात मुख्तसर और सच्ची होनी चाहिए। लंबी कहानियां सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। उसने कहा, दरअसल वो रात मैंने झूरे के डेरे पर गुजारी थी। इससे पहले कि आप सवाल करें मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं वहाँ जुआ खेलने जाता हूँ। सुबह सुबह मैं वहाँ से ही वापस आ रहा था। उस जगह मैंने अख्तर की लाश देखी और तेज तेज कदमों से चलता हुआ वहाँ से निकल आया। शाम को अपने मामू के पास आकर मैंने उन्हें यह बताया कि जिस अख्तर के साथ मेरा झगड़ा हुआ था वो कत्ल हो गया है। अब लाजमी मुझे पुलिस परेशान करेगी। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होता तुम रावलपिंडी मेरे दोस्त के यहाँ चले जाओ। जनाब ये है सारी बात। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे मामू को पता है कि तुम जुआ खेलते और लोगों से झगड़ा करते फिरते हो? उसने कहा, मैं ज़रा गुस्से का तेज़ हूँ जनाब, कोई बात गलत करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अलबत्ता जुए वाली बात उनको नहीं पता। मैंने कहा, गुस्से में तो तुम्हारा मामू भी कम नहीं है, अभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर मैंने सिपाही से कहा, इसे ले जाओ और किसी कांस्टेबल की बैरक में इसके मंजी बिस्तरे का बंदोबस्त कर दो। सिपाही जब उसे लेकर जाने लगा तो मैंने उसे कहा, इसे बैरक में छोड़कर तुम इसके मामू को बुलाकर ले आओ। 1 घंटे बाद जब अजबगुल मेरे सामने बैठा हुआ कह रहा था, जनाब अनारगुल क्या कहता है? मैंने उसके साथ वक्त ज़ाया किए बगैर सारी बात उसे बता दी। कहने लगा, यकीन करें थानेदार साहब, मुझे नहीं पता था कि यह बदबख्त जुआ भी खेलता है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ देता। मैंने कहा, खैर ये हमारा मेहमान रहेगा, इसकी बातों की मैं तस्दीक करूंगा। मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि एक तो सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने रख दूं, दूसरे मैं ये सहूलत आपको दे देता हूं कि आप इसके लिए घर से खाना बेच सकते हैं। उसने कहा, थानेदार साहब, जब अनारगुल ने जुआ खेलने का इकरार कर लिया है तो यकीनन इसने कत्ल भी नहीं किया। आप अगर मेरी जमानत पर इसे छोड़ दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप जब इसे बुलाएंगे मैं लेकर आ जाऊंगा। अजबगुल ने मिन्नत रेज लहजे में कहा। मैंने कहा, देखें अजबगुल भाई, अभी ये मुमकिन नहीं है। आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसने कत्ल नहीं किया तो थाने में भी इसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। उसने हार मानने वाले लहजे में कहा, ठीक है जी। मैंने उसे तसल्ली तशफी देकर रुखसत कर दिया। उसके जाते ही एएसआई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, सर मुझे सिपाही ने सारी बात बता दी है, लगता है ये केस हमें तिगनी का नाच नचाएगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, शकील, मुझे मजा इन्हीं केसों को हल करने में आता है जो भूल भुलैयों में गुम हो। मेरे ख्याल में कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को बुला लेते हैं। एएसआई ने राय दी। मैंने इत्तफाक करते हुए कहा, ठीक है, ये खाना भी पुर कर लेते हैं। अंधेरे में हो सकता है कोई रोशनी की किरण नजर आ जाए। जैसा कि जिक्र आ चुका है कि कबड्डी के खिलाड़ियों के मेरे पास ना सिर्फ नाम मौजूद थे बल्कि उनके पते भी दर्ज थे। अगले दिन सारे खिलाड़ी मेरे थाने में आ गए, लेकिन उनके साथ सिकंदराबाद का चौधरी बशारत भी आ गया था। अमले ने उसे बाहर ही बिठा दिया, लेकिन मुझे उसकी चीख धाड़ सुनाई दे रही थी। मैंने एक कांस्टेबल से पूछा, ये चौधरी ने क्या उधम मचाया हुआ है? वो कहने लगा, सर चौधरी साहब की अना को ठेस पहुंची है। वो कहते हैं ये मेरी बेइज्जती है। मुझे कभी किसी ने थानेदार के कमरे में जाने से नहीं रोका। मैं हंस पड़ा और बोला, अच्छा भेज दो, पहले उसे ही भेज दो। चौधरी फूं फूं करता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा, चौधरी साहब क्यों लाल पीले हो रहे हैं? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, खैर तो है, तशरीफ रखें। उसने तशरीफ रखते हुए कहा, आपके अमले ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा, चलो जी छोड़ें, मैं उनको समझा दूंगा, आप ये बताएं खैर से आए हैं? कहने लगा, बस जी, मेरे गांव की कबड्डी टीम को आपने बुलाया तो मैं भी साथ चला आया, बस इतनी सी बात है। वो बोला, मुझे पता चल गया था कि इतनी सी बात नहीं है। वो खिलाड़ियों की सिफारिश बनकर आया था, लेकिन मैंने उन्हें मुश्तबा बिठाने के लिए तो नहीं बुलाया था, सिर्फ पूछगिछ करने के लिए बुलाया था। बहरहाल मैंने तसल्ली दिलासा देकर चौधरी को उठा दिया और खिलाड़ियों को बुला लिया। उनसे बहुत सी बातें हुई, बहुत से सवालों जवाब हुए, लेकिन यहां मैं चीदा चीदा सवालों जवाब भी बताऊंगा। मैंने उनसे सबसे पहले अफसोस का इजहार किया, फिर कहा, मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि मैं अख्तर के कातिल को पकड़कर कानून से इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा, इसलिए मैं ये सारे पापड़ बेल रहा हूं। तुम लोगों के ख्याल में उसका कातिल कौन हो सकता है? एक लड़के ने कहा, थानेदार साहब, अख्तर तो बड़ा पीबा और अच्छा बंदा था, पता नहीं किस बदबख्त ने हमारा दोस्त हमसे छीन लिया है। मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने कहा, वो तुम्हारी कबड्डी टीम का कप्तान था, तुमसे अपने दिल की बातें करता होगा, क्या उसका दिल किसी लड़की में अटका हुआ था?
खिलाड़ी अंजुम ने कहा, मेरा ख्याल है अपनी मालूमात के मुताबिक मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। अगर कहीं इख्तलाफ या कोई इजाफी बात किसी को मालूम हुई तो थानेदार साहब, वाकई एक लड़की में अख्तर का दिल अटका हुआ था। मैंने कहा, कौन है वो लड़की? मेरी दिलचस्पी के घोड़े को गोया महमेज मिल गई, लेकिन अगले ही लम्हे घोड़ा मुंह के बल गिर गया, क्योंकि अंजम कह रहा था अख्तर का दिल अपनी मंगेतर रेशमा में अटका हुआ था। मैंने कहा, अच्छा, किसी लड़की का मामला भी नहीं था। क्या कभी अख्तर की किसी के साथ मुंह मारी हुई थी? कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मैंने ये जानने के लिए ये सवाल किया था कि आया उनको अनारगुल वाले मामले की खबर थी या नहीं। अंजुम ने बाकी खिलाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। क्यों दोस्तों? सब ने नफी में सर हिलाकर अंजुम की बात की तायद की। अजीब बात है, कत्ल की कोई वजह मालूम नहीं हो रही। मैंने कहा, हर तरफ अंधेरा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। तुम अपने जहनों को टिटोलो, कोई छोटी से छोटी बात, कोई वाकया तुम लोगों में से किसी के जहन में आ रहा हो तो मुझे बता दो। क्या पता तिनके के सहारे पर मैं तफ्तीश के दरिया को पार करके कातिल तक पहुंच जाऊं। मैंने सबके चेहरों को बगौर देखते हुए कहा। सब सोच की गहराइयों में चले गए। कमरे में इतना सुकून और खामोशी छा गई कि शायद अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती। एक खिलाड़ी शफकत की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। कहने लगा, थानेदार साहब, तकरीबन 1 माह से मैं महसूस कर रहा था कि अख्तर बैठे बैठे किसी सोच में गुम हो जाता था। मैंने कहा, तुमने उससे पूछा तो होगा कि उसे क्या परेशानी है? वो बोला, पूछा था जी, लेकिन उसने फीकी सी मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए कहा था, कोई बात नहीं यार, तुम टेंशन ना लो। मैंने उनसे बहुत सी बातें की, बहुत सवाल पूछे और सबको अच्छी तरह खंगाल कर फारिग किया। उससे अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस दौरान रोजाना सुबह शाम अख्तर का वालिद आता रहा था। उसका एक ही सवाल होता था कि मुझे अपने बेटे की लाश कब मिलेगी। उस रोज भी काफी देर से वो चंद बंदों के साथ आया हुआ था। मैंने उनको खुद रोका था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आज लाश पोस्टमार्टम होकर जरूर आएगी। हस्बे मामूल जरूरी कागजी कार्रवाई करके मैंने लाश वर्षा के हवाले कर दी और खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलकर पढ़ने लगा। रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखा था कि एक बात की तस्दीक करवाने की वजह से रिपोर्ट में ताखीर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वाकई मकतूल को गला घोंटकर हलाक किया गया था। मौत का वक्त सुबह सादिक का था। रिपोर्ट में मौजूद 2 बातें मैंने दानिस्ता छुपा ली हैं, उनका जिक्र आगे आएगा। मैं सोचने लगा, सुबह सादिक के वक्त उस सर्दी में अख्तर उस खड नालों वाले इलाके में क्या कर रहा था या क्यों गया था? जो बात मैंने छुपाई है उसने भी मुझे एक नई राह दिखा दी थी। जिस अस्पताल में अख्तर के मंगेतर रेशमा दाखिल थी, वहां हमारा मुस्तकिल राब्ता था। मेरी तरफ से सिपाही इस अस्पताल के डॉक्टर को यह पैगाम दे आया था कि जो ही रेशमा बातचीत करने के काबिल हो, हमें फौरन इत्तला दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में उससे पूछगिछ करना जरूरी हो गया था। वो फिलहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थी। एक बात और भी मेरे जहन में खटक रही थी। ये उसी शाम की बात है कि मैंने एक सिपाही को साथ लिया और हम अख्तर के घर पहुंच गए। ये एक छोटा सा घर था। हमें बताया गया कि सारे फर्द साथ वाले घर में बैठे हुए हैं। वहां जाकर हमने पहले दुआएं मगफरत की। फिर मैं अख्तर के बाप को लेकर एक साइड वाले कमरे में बैठ गया। मैंने कहा, बुजुर्गों, मुझे पता है कि ये ऐसा मौका नहीं कि मैं आपको मजीद तंग करूं, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। ऐसा बीबा जवान कत्ल हो गया है जिसकी तारीफ हर बंदे ने की है। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आ सकता जब तक मैं कातिल को पकड़ न लूं। इसलिए मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मकतूल के बाप ने कहा, आप पूछें थानेदार साहब, जो कुछ पूछना है। मुझे भी उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं कातिल को फांसी पर न देख लूं। मैंने उससे कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर की मौत का वक्त सुबह सादिक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मकतूल इतनी सुबह वहां क्या करने गया था? उसके मामूलात क्या थे? दुखी बाप ने बिखरे हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, गर्मी हो या सर्दी, अख्तर रोजाना चश्मे पर नहाने सुबह सुबह जाता था। उसका कमरा अलग है, जिसका पिछवाड़े भी दरवाज़ा है। चश्मे से वापस आकर वो हमारे साथ नाश्ता करता था और शहर जाने वाली पहली बस में सवार होकर अपने काम पर चला जाता था। मैंने पूछा, वो सुबह सुबह जाने के लिए कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल करता था? उसने कहा, वो अपने कमरे का पिछला दरवाज़ा इस्तेमाल करता था। वो उस तरफ से ताला लगाकर जाता था। मैंने पूछा, जिस चश्मे पर वो नहाने जाता था वो किधर है? उसने बताया, वो चश्मा खड नालों वाली जगह से कोई 1 फरलांग के फासले पर है और रास्ता खड नालों वाला ही मुख्तसर है। मैंने उससे कुछ और ज़रूरी बातें पूछी और उसके बाद हम थाने में वापस आ गए थे। मेरी उलझन दूर हो गई थी। किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में कई और बातें भी सामने आ जाती थी
जिन पर हमें तवज्जो देनी पड़ती थी। झूरे का जुआ खाना हमारे इल्म में आ गया था, इसलिए छापा मारकर हमने उसे और उसके डेरे पर जुआ खेलने वालों को पकड़ लिया था। उनके साथ हमने कानून के मुताबिक सलूक किया था। यहाँ बताने वाली बात सिर्फ ये है कि झूरे ने यह तस्दीक कर दी थी कि वो रात अनारगुल ने उसके डेरे पर गुजारी थी। अख्तर का कत्ल सुबह सादे के वक्त हुआ था। उस वक्त अनारगुल की मौजूदगी झूरे के डेरे पर साबित हो गई थी। मैंने अच्छी तरह मंजूर उर्फ झूरे को ठोक बजाकर देख लिया था। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए हर बात सच बताने पर मजबूर हो गया था, वरना आम हालात में वो परों पर पानी न पड़ने देता। बहरहाल हमने अनारगुल को छोड़ दिया था। साथ ये भी कह दिया था कि अगर उसने आइंदा जुआ खेला या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया तो लंबा सुलाहों के पीछे जाएगा। एक मुश्तबा बंदा किसी चिकनी मछली की तरह हमारे हाथ से निकल गया था और हम एक बार फिर वहीं आ गए थे जहां से चले थे। इस केस ने वाकई मुझे चकरा कर रख दिया था। मैं उन सोचों में गुम था कि अब क्या किया जाए कि सिपाही फैज मोहम्मद ने मेरे कमरे में एंट्री दी। वो एक ऐसी खबर लेकर आया था कि फौरन मुझे सीट छोड़ देनी पड़ी। मैंने सिपाही फैज मोहम्मद से कहा कि वो मुहर्रर को साथ लेकर गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद हम सरकारी गाड़ी में बैठे उस अस्पताल की तरफ जा रहे थे जहां रेशमा दाखिल थी। सिपाही ये इतला लेकर आया था कि डॉक्टर ने कहा है कि रेशमा बयान देने के काबिल हो गई है। कभी रेशमा 19-20 साल की खुबरू लड़की रही होगी, अब तो वो हड्डियों का ढांचा लग रही थी, चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी। सिपाही फैज मोहम्मद को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। डॉक्टर खुद मुझे और मुहर्रर को लेकर मरीजा के बेडरूम तक गया था। हम वर्दी में थे। मैंने देखा कि हमें देखकर रेशमा के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई है। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ बातें बताई। बार बार उसको ऐसे सांस चढ़ जाता था जैसे उसे पहाड़ चढ़ना पड़ गया हो। अगर वो बातें मैं उसी की जुबान में सुनाने लग जाऊं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। यहां इतना बता देता हूं कि उसने एक वाज़ेह इशारा दे दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में इशारा और भी रोशन हो गया था। थाने में वापस पहुंचकर मैंने ज़रूरी तैयारी की और चौधरी बशारत की हवेली में पहुंच गया। मेरे साथ 2 सिपाही थे। हवेली में पहुंचकर यह पता चला कि चौधरी बशारत अपनी बीवी के साथ अपने छोटे भाई चौधरी इनायत को देखने पिंड मलका गया हुआ है। चौधरी के मुतल्लिक मुझे ये पता चला कि उसका बेटा कोई नहीं है, सिर्फ 4 बेटियां हैं, जिनके नाम बिल तरतीब नरगिस, नरमीन, शाहिदा और गुलनार हैं। पहली 3 बेटियों की शादियां हो गई थी, जबकि 20 साला गुलनार की शादी नहीं हुई थी। हवेली में 2 नौकर और 2 नौकरानियां थीं। एक नौकर जिसका नाम अनवर था, उसने मुझे ये बताया था कि चौधरी और चौधराइन गांव मलका गए हुए हैं। वहां क्यों गए थे इसका जिक्र आ चुका है। नौकरानी जो खास तौर पर गुलनार का ख्याल रखती थी, उसे मैंने कहा कि मैं उसकी मालकिन गुलनार से कुछ पूछने आया हूँ। गुलनार से इजाज़त लेकर आने के बाद वो मुझे गुलनार के कमरे में ले गई थी। सिपाहियों को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। गुलनार एक खूबसूरत लड़की थी। उस वक्त वो स्याह सूट में मलबूस थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में उदासी थी, कोई पुरसुकून झील लगती थी। वो मुझे देखते ही बोली, थानेदार साहब आखिर आप आ ही गए। मुझे यही उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे, तशरीफ़ रखें। मैं उसकी बात से भौंचक्का रह गया। क्या मतलब? मैंने उस कुर्सी पर बैठते हुए कहा जो उसके रंगीन पायों वाले पलंग के करीब रखी हुई थी। उसने कहा, मतलब को छोड़ें जी, आप मुझसे क्या पूछने आए हैं? वो मुझे अपने आप में नहीं लगती थी। उसकी पहली बात और बाद के सवाल में कोई रब्त नहीं था। मैंने कहा, तो सुनो गुलनार, मैं वैसे ही तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ। कत्ल होने वाला अपनी मंगेतर को बहुत कुछ बता गया था। उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, मसलन? मैंने कहा, अख्तर अपनी मंगेतर से दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत करता था। वो किसी और लड़की का तस्वुर भी नहीं करना चाहता था। अचानक तुमने अख्तर को अपने दिल में बसा लिया और उसे मजबूर करने लगी कि वो अपनी मंगेतर को भूलकर तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दे। उसने तुम्हें कहा कि बीबी ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी मंगेतर के अलावा किसी और लड़के के मुतालिक सोचना भी गुनाह समझता हूँ। फिर आप आसमान हैं, मैं ज़मीन। वो बोली, थानेदार साहब। उसने मुझे आगे नहीं बोलने दिया और एक अजीब सी कैफियत में बोली। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। वो मुझे अच्छा लगने लग गया था। जब आसमान झुककर ज़मीन को छूना चाहता था तो ज़मीन को अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए था, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। बचपन से मैंने जो कुछ चाहा था मुझे मिल गया था, लेकिन अख्तर के मैं जितना करीब होना चाह रही थी वो उतना ही मुझसे दूर हो रहा था। मेरी अना को ठेस लगी थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर वो मुझे न मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसे किसी सूरत किसी और का होता नहीं देख सकती थी। मैं हमेशा जीती रही हूं,
اختر مجھے ہار ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ بچپن میں جو کھلونا مجھے پسند آتا تھا وہ میں خرید لیتی تھی۔ اگر کسی اور کے پاس ہوتا تو چھین لیتی تھی یا توڑ دیتی تھی۔ آخر میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں نے ایک دن اختر سے کہا کہ وہ مجھے آخری بار کھڈ نالوں والی جگہ پر صبح صادق کو ملے۔ میں اس کے بعد اس کی راہ میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ کل صبح آ جائے گا۔ پہلی اور آخری بار میں اس کھلونے کو توڑ دینا چاہتی تھی جو میرا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دودھ گرم کر کے اس میں خواب آور گولیاں مکس کیں اور دودھ تھرموس میں ڈال کر کھڈ نالوں والی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، بی بی آپ ہوا کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے والد صاحب کی گاؤں میں بڑی عزت ہے، اس کو مٹی میں نہ ملائیں۔ میں ہنس پڑی اور ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اسے بھی قریب پڑے ہوئے دوسرے پتھر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم پہلی اور آخری بار اس ویرانے میں مجھ سے ملنے آئے ہو۔ میں بھی آخری بار تم سے اپنی آخری خواہش کی تکمیل چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب بی بی جی؟ وہ اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے اس نے قریب کوئی سانپ دیکھ لیا ہو۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، بیٹھو بدھو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے دودھ لائی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے یہ دودھ پی لو۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے میرے کہنے پر دودھ پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور جی بھر کر اسے پیار کیا۔ آپ مجھے بے شرم کہیں گے، خود غرض کہیں گے، جو مرضی کہہ لیں، جو جی میں آئے سمجھ لیں۔ اس وقت جو میں کر رہی تھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی، اور پاگل پن کے اس لمحے میں نے اپنے دوپٹے کا پھندا لگا کر اسے مار دیا، اپنی جان کو مار دیا، اپنے محبوب کا گلا گھونٹ دیا۔ اچانک اسے ابکائی آئی اور اس نے خون کی الٹی کر دی۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے گرفتار کر لیں، آخری بات بھی سن لیں۔ جو ہی مجھے آپ کے آنے کی اطلاع ملی تھی میں نے زہر کھا لیا تھا۔ زہر کی پڑیاں میں نے اسی دن کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے جان ہو کر ایک طرف گر گئی۔ زہر نے اس کا کلیجہ پھاڑ دیا تھا۔ اب میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو میں نے پہلے دانستہ سسپینس کی خاطر چھپا لی تھی۔ سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کا ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ اسے یہ شک ہوا تھا کہ مقتول کو دوپٹے سے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، جس کی تصدیق میں اس کے 2 دن لگ گئے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب مقتول کا گلا گھونٹا گیا تو وہ کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہی 2 باتیں پڑھ کر میرے ذہن نے کہا تھا کہ مجھے ریشما بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ دوپٹے کا ذکر پڑھ کر میرے ذہن نے فوراً کہہ دیا تھا کہ قاتل عورت ہو سکتی ہے۔ جو کچھ ریشما نے بتایا تھا وہ آپ گلنار کی زبانی سن چکے ہیں، یعنی اختر نے گلنار کے متعلق اپنی منگیتر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ باتیں کسی اور کو نہیں بتائی تھی، لیکن اپنی کبڈی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سامنے وہ اکثر کھو ضرور جاتا تھا۔ یہ سب تو آپ ٹیم کے کھلاڑی شفقت چیمہ کی زبانی سن چکے ہیں۔ اب آخری بات ریشما نے یہ بھی کہا تھا کہ گلنار زہریلی ناگن ہے۔ اس نے ہماری خوشیوں کو ڈس لیا ہے۔ یہ فیصلہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی گلنار زہریلی ناگن تھی یا نہیں۔